आपने अभी तक MHI 105 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, या फिर पूरा सिलेबस देखकर समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम MHI 105 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके ज़रिए आप पूरे सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवाइज कर पाएंगे। चाहे आपकी प्रिपरेशन अभी जीरो लेवल पर हो या आपने कुछ टॉपिक्स पहले से पढ़ रखे हों, ये क्लास आपको एग्जाम के लिए क्लियर डायरेक्शन देने वाली है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी क्लास के साथ जुड़े रहिए। अब चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन फर्स्ट, प्राचीन अर्थ व्यवस्था। ठीक है, इस वाले सेक्शन में हम सारे प्राचीन काल वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की हमको विशेषताएं बतानी है। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता है, और वो भी कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। ठीक है, और इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, उद्योग, व्यापार और शहरीकरण जैसी जो डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनके ऊपर बेस्ड थी इसकी इकोनॉमी। ठीक है, किसी एक चीज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं थी। मेन तो खेती था, पर बिल्कुल ही उसके ऊपर डिपेंड नहीं थी, और भी चीजें उधर थी। टाइमलाइन क्या है इसकी? तो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये आप याद रखना। तो अब आ जाता है इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार या फिर अर्थव्यवस्था की विशेषता, कुछ भी कह लो एक ही बात है। तो कृषि। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर थे ना, वो सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे पर बसे हुए थे, और ऐसा क्षेत्र इन्होंने चुना था तो यहाँ की भूमि काफी ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, भूमि उपजाऊ होगी तो खेती कैसी होगी? बढ़िया होगी, प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है। ठीक है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो गेहूं, जौ, तिलहन, कपास, और एक खास बात कि ये खेती में हल का भी यूज करते थे, इस चीज का एविडेंस मिला है। और कृषि कृषि से ना इतना ज्यादा उत्पादन होता था कि लोग अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अतिरिक्त जो अनाज होता था, एक्स्ट्रा जो अनाज होता था, उसको बचा लेते थे। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, कृषि अधिशेष। ठीक है, इस वर्ड को आप बिल्कुल रट लो इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये वर्ड बार बार आएगा और आपको पेपर में ये जरूर जरूर यूज करना है। ठीक है, कृषि अधिशेष क्या होता है? देखिए, खेती करी किसान ने, ओके, फिर खेती के बाद उसको प्रोडक्शन मिला, फिर उसने क्या किया? अपने घर के लिए बचा लिया। जो अनाज हुआ पैदा, उसने अपने घर के लिए बचा लिया। जो उसकी लागत लगी, जो उसमें उसकी मेहनत लगी, वो भी उसने बचा लिया। लेकिन उसके बाद भी जो अनाज बच गया, ठीक है, जरूरत के लिए बचा लिया, लेकिन उसके बाद भी जो अनाज बच गया वो क्या कहलाएगा? अ, कृषि अधिशेष वो कहलाएगा। और ये कृषि अधिशेष का वो क्या करते हैं? फिर बाजार में ले जा करके बेचते हैं, फिर यहाँ से व्यापार होने लगता है। ठीक है, तो ये वर्ड आप बिल्कुल रट लो इसको। ठीक है, अब देखिए, इसी अतिरिक्त उत्पादन या फिर कृषि अधिशेष ने व्यापार और नगरों का जो डेवलपमेंट था उसको पॉसिबल बनाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें पशुपालन। अब देखिए, सिर्फ खेती ही नहीं होती थी, पशुपालन भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। तो कौन कौन से पशु पाले जाते थे? तो गायें, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब पाले जाते थे। बैलों का क्या रोल था? तो बैल ना खेत को जोतने के लिए और सामान को ढोने के लिए, इन दोनों चीजों के लिए यूज किए जाते थे। इससे हुआ क्या? पशुपालन से कृषि और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में हेल्प इनको मिली। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें उद्योग एवं शिल्प कला। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिर्फ किसानों की ही सभ्यता नहीं थी, यहाँ पर कुशल कारीगर भी रहते थे, कुशल कारीगरों की भी सभ्यता थी ये। कौन कौन से उद्योग थे इधर? तो मनके बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, तांबे और कांसे के औजार बनाना। लोहा मत लिख देना फ्लो फ्लो में, पेपर में कभी आप फ्लो फ्लो में लोहा भी लिख दो, क्योंकि देखो लोहे का यूज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लोहे की खोज अभी नहीं हुई है, वो महाजनपद काल में
हुई थी। ठीक है? सोने चांदी के आभूषण बनाना, मोहर बनाना, ये सारे उद्योग इधर थे। ठीक है? देखिए अलग-अलग जो लोग थे ना हड़प्पा सभ्यता में, वो अलग-अलग काम करते थे और ये किस लिए पॉसिबल हो पाया था? क्या कहते हैं इस चीज़ को? अलग-अलग लोग अलग-अलग काम कर रहे हैं, इस चीज़ को कहेंगे श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन कैसे पॉसिबल हो पाया? वो हो पाया कृषि अधिशेष की वजह से पॉसिबल। ठीक है? कृषि अधिशेष की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि अब सब लोगों को खेती नहीं करनी पड़ रही है। जब बाज़ार में जाकर अनाज वगैरह, खाना-वाना मिल जा रहा है, तो सबको खेती करने की ज़रूरत नहीं है, सब अलग-अलग काम कर रहे हैं, ठीक है? इससे हुआ क्या? उद्योगों का अच्छा डेवलपमेंट हुआ और जो प्रोडक्ट्स थे, उनकी भी क्वालिटी बेहतर हुई। अब सोचिए इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते थे, तो उन प्रोडक्ट्स का होता क्या था? तो यहीं से ही क्या हुआ? व्यापार स्टार्ट हो गया। कौन-कौन से व्यापार होते थे यहाँ पर? तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब जो ये हड़प्पा के नगर आपस में करते थे, एक नगर दूसरे नगर से कर रहा है। बाह्य व्यापार क्या हो गया? जो ये विदेशों से करते थे। खासकर किससे करते थे ये? मेसोपोटामिया से किया करते थे। एविडेंस क्या मिलते हैं? तो समुद्री व्यापार का एविडेंस मिलता है और मोहरें जो होती हैं उसका भी यूज़ मिला है और व्यापारिक मार्ग भी मिले हैं मतलब ट्रेड रूट्स भी मिले हैं। ये इनके व्यापार के एविडेंस मिले हैं और देखिए हड़प्पा सभ्यता इंटरनेशनल ट्रेड से भी जुड़ी हुई थी। इन सारे एविडेंस से हमको ये पता चलता है यानी कि लगभग 4500 साल पहले भी भारत के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे थे और ये उस समय की एडवांस्ड इकोनॉमी का एविडेंस है। फिर आ जाता है नेक्स्ट नगरीकरण। देखिए हड़प्पा सभ्यता की एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता थी क्या? सुव्यवस्थित नगर। ठीक है? वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड इनके नगर थे। इसकी पहचान क्या थी? इनके वेल प्लान्ड कैसे पता चलता है? तो क्या देखा? तो देखो चौड़ी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम काफी बढ़िया था, अनाज भंडार, योजनाबद्ध नगर। ठीक है? योजना के तहत जो बनाए जाते हैं, प्लानिंग के तहत जो बनाए जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि इतनी अच्छी नगर योजना तभी पॉसिबल है जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ठीक है? जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पैसा इनके पास होगा तभी तो इतनी अच्छी नगर योजना ये कर पाएँगे, इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से नगरों को बना पाएँगे। और दूसरी चीज़ प्रशासन भी यहाँ पर क्या होगा? ऑर्गेनाइज़्ड होगा। बिना प्रशासन के इतना सब कुछ बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है? तो इससे हमको ये पता चलता है। और देखिए नगर आर्थिक गतिविधियों के मेजर सेंटर भी बन गए थे। ठीक है? अब देखिए फिर आ जाता है इसमें लास्ट पॉइंट मानकीकरण। देखिए हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे यूनिक विशेषता ये थी मानकीकरण। ठीक है? अब मानकीकरण होता कहाँ-कहाँ पर था? जैसे कि ईंटों का जो साइज़ होता था वो एक जैसा होता था और जो माप-तोल होता है वो सेम प्रणाली से होता था। ठीक है? और मोहरों का भी मानकीकरण होता था। ठीक है? स्टैंडर्डाइज़ेशन होता था। इससे क्या लाभ हुआ? क्या फ़ायदा हुआ इससे? व्यापार में ईमानदारी बनी रही और जो धोखाधड़ी थी उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हुई और लेन-देन भी क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक है? अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर बेस्ड होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड थी। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, सुव्यवस्थित नगरीकरण और मानकीकरण जैसी विशेषताओं ने इसे अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में जगह दिलाई। इसी वजह से इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को भारतीय आर्थिक इतिहास की एक इम्पॉर्टेंट और डेवलप्ड स्टार्टिंग मानते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 हड़प्पा बस्तियों में साझा की जाने वाली सामान्य विशेषताएं क्या हैं? मतलब कि हड़प्पा की जो बस्तियां हैं, हड़प्पा के जो शहर हैं, उनमें कॉमन विशेषताएं क्या-क्या हैं? वो कॉमन विशेषताएं हमको बतानी है सारी की सारी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां पंजाब से लेकर के गुजरात तक फैली हुई थी, जिनमें कई सारी कॉमन विशेषताएं थी। ठीक है? जो उनकी एक रूपता को, ठीक है? मतलब एक जैसे दिखने को डिस्प्ले
करती हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसमें आ जाती है योजनाबद्ध नगर व्यवस्था। देखिए, योजनाबद्ध नगर व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब कि नगर पहले से प्लानिंग बनाकर बसाए गए थे। ठीक है? योजनाबद्ध का मतलब यही होता है ना, पहले से योजना बना करके फिर नगर को बनाया जाए। तो ये हो गया इसका मतलब। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलता है? तो सड़कें जो हैं वो सीधी पाई गई हैं। ठीक है? जो मेन सड़क है वो समकोण पर एक दूसरे को काटती है, ग्रिड पद्धति में बनी हुई है। ठीक है? और नगर को अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया था, जैसे कि आवासीय क्षेत्र अलग और व्यापारिक क्षेत्र अलग। तो ये इनके काफ़ी अच्छी प्लानिंग को ये चीज़ डिस्प्ले करती है। इससे हुआ क्या, जो पूरा नगर था ना, वो ऑर्गेनाइज़्ड दिखाई देता था। फिर आ जाती है दूसरी विशेषता, पक्की ईंटों का उपयोग। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की एक और इम्पोर्टेंट विशेषता थी, वो क्या थी? पक्की ईंटों का यूज़। ठीक है? जो लगभग सारे नगर थे ना, उनमें एक ही अनुपात की, ठीक है, सेम रेशो की ईंटों का यूज़ किया गया है। अब इस बात से पता क्या चलता है कि भई सेम रेशो की ईंट यूज़ की जा रही है, तो इससे ना ये पता चलता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था ना, उनके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड अपनाया गया था हड़प्पा में। ठीक है? इससे हुआ क्या, सभी नगरों का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो एक जैसी क्वालिटी का हुआ करता था। फिर आ जाती है नेक्स्ट विशेषता, उन्नत जल निकासी प्रणाली। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे फेमस विशेषताओं में से एक है, इसका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है? इसमें क्या-क्या था? तो लगभग हर घर में स्नान घर यानी कि बाथरूम था। घरों से निकलने वाला जो पानी था, वो नालियों में जाता था और नालियों में जिप्सम का पेंट किया जाता था। ठीक है? और उनको कवर भी किया गया था नालियों को। ठीक है? और देखिए, वो जो नाली थी, वो नगर के बाहर जा कर के मेन नाले से मिल जाती थी। ठीक है? नगर के बाहर जाके, और जिप्सम का पेंट क्यों किया जाता था? ताकि उसमें कूड़ा-करकट ना अटके। इससे हुआ क्या? नगर साफ-सुथरा रहता था और हाइजीन पर भी यहाँ पर खास ध्यान दिया जाता था हड़प्पा में। ठीक है? फिर आ जाती है नेक्स्ट, सार्वजनिक भवन। देखिए, हड़प्पा नगरों में सिर्फ घर ही नहीं थे, बल्कि कई सारे सार्वजनिक भवन भी बनाए गए थे, जैसे कि अन्नागार, ठीक है, विशाल अनाज भंडार कह लो, या फिर सभा भवन और महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदड़ो में है। तो इनका यूज किस लिए किया जाता था? तो ये जो था, ये प्राइवेट नहीं थे, ये पूरे समाज के यूज के लिए बनाए गए थे ये सारी चीजें। ठीक है? इससे हुआ ये कि जो सामूहिक जीवन था और प्रशासन था, इससे दोनों ही मजबूत रहते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ इंडिविजुअल सुविधाओं पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की जरूरतों पर भी ध्यान दिया करते थे। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है आर्थिक गतिविधियों की समानता। देखिए, लगभग सभी बस्तियों के जो लोग थे ना, उनका जो मेन व्यवसाय था वो एक जैसा था। कौन कौन से प्रोफेशन थे इधर? तो कृषि, पशुपालन, मन का निर्माण, धातु उद्योग और मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी कि कुम्हार। ठीक है? इससे हुआ क्या, पूरी सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो एक जैसी ही दिखाई देती थी। नेक्स्ट आ जाती है मुहरे और लिपि। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लगभग सभी बस्तियां थी, उनसे एक तरह की मूरें, ठीक है, सेम तरह की मूरें और एक जैसी ही लिपि मिली है। ठीक है? मूरों का यूज किस लिए होता था? तो पहचान के लिए, बिजनेस में और प्रोडक्ट्स पर कंट्रोल रखने के लिए मूरों का यूज होता था। और देखिए, जो ये इसकी हड़प्पा की लिपि है ना, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है? खैर, वो अलग बात है। तो इससे जो पूरी सभ्यता के सांस्कृतिक और प्रशासनिक रिलेशंस का हमको पता चलता है। एक जैसी मूरें मिल रही हैं, एक जैसी लिपि मिल रही है, तो इससे हमें इस चीज का पता चलता है। देखिए, अगर अलग-अलग नगरों में एक जैसी मुहरें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बीच आपसी कांटेक्ट और एक रूपता थी। फिर आ जाती है लास्ट, धार्मिक प्रतीक और कला। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अलग-अलग बस्तियों से एक तरह के रिलीजियस सिंबल्स मिले हैं, जैसे कि
मातृदेवी की मूर्तियां, पशु आकृतियां और तरह तरह के कलात्मक वस्तुएं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है उनकी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। ठीक है, सारे शहरों में, यानी अलग अलग नगरों में रहने वाले लोग सेम धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया करते थे। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां सिर्फ अलग अलग नगरों का ग्रुप नहीं थी, बल्कि वो एक यूनाइटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और सांस्कृतिक रूप से एकजुट सभ्यता का रिप्रेजेंटेशन करती थी। नगर योजना, जल निकासी, पक्की ईंटें, व्यापार, मुहरे और सांस्कृतिक सिमिलैरिटीज ये प्रूव करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने टाइम की काफी ज्यादा डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड शहरी सभ्यता थी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक कृषक समूहों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। देखिए, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की हम बात इसमें करेंगे, नव पाषाण काल की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक टाइम ऐसा था जब इंसान ना खेती नहीं करता था, वो जंगलों से फल फूल इकट्ठा करता था और शिकार करके अपना जीवन चला लेता था। फिर धीरे धीरे ना उसको ये समझ आया कि यार अगर मैं खुद ही अनाज को उगा लूं और पशुओं को पाल लूं, तो फिर ना मुझको भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। फिर यहीं से ही भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक कृषक समूहों का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और इन्हीं प्रारंभिक कृषक समूहों ने आगे चलकर क्या किया? स्थायी बस्तियों का, गांवों का और बाद में हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं का स्टार्टिंग उन्होंने इधर से किया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता आ जाती है स्थायी बस्तियों का निर्माण। देखिए पहले क्या होता था? पहले ना भोजन की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इंसान। ठीक है, भोजन की, चारे की, अपने पानी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। लेकिन फिर क्या चेंज आया? जब उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी ना, तो फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर रुकना जरूरी हो गया। घूम घूम के तो हो नहीं सकता ये काम, तो एक ही जगह पर रुकना जरूरी हो गया। तो इसीलिए ही उन्होंने क्या किया? स्थायी बस्तियां बसाई। ठीक है, टिकाऊ निवास उन्होंने यहाँ से अब स्टार्ट कर दिया। कैसे घर बनाते थे? तो मिट्टी के घर बनाते थे, कच्ची ईंटों के वो घर बनाते थे। इससे क्या हुआ? गांवों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न फसलों की खेती। तो प्रारंभिक कृषि समूह जो थे वो सिर्फ एक ही फसल नहीं उगाते थे। कौन कौन सी फसल उगाते थे? तो गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, तिलहन ये सब उगाया करते थे। और एक खास बात, अलग अलग एरियाज में ना अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, इससे हुआ क्या? जो भोजन की उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी थी, वो बढ़ गई और लोग ज्यादा सेफ जीवन जीने अब लगे। मतलब कि जब इंसान खुद अनाज उगाने लगा, तब उसे रोज भोजन की तलाश में जंगलों में नहीं जाना पड़ा। अब वो अपना मस्त जीवन जीने लगा, इधर से टिकाऊ जीवन वो इधर से जीना लगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें पशुपालन। तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट हुआ। कौन कौन से पशुओं को पाला जाता था? तो गाय, भेड़, बकरी, सुअर, इन सब को पाला जाता था। और पशुओं के लिए, सॉरी, पशुओं से क्या फायदा हुआ? तो उनसे दूध मिल जाता था, मांस मिल जाता था, खेती में हेल्प उनसे मिल जाती थी और जीवन ज्यादा क्या हो गया था? सुविधाजनक पशुओं से बन गया था। इस सब से हुआ क्या? खेती और जो पशुपालन था वो मिलकर जीवन का क्या बन गया? अब बेस वो बन गए, खेती और पशुपालन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है सरल उपकरण। देखिए खेती करनी है तो औजार भी चाहिए। तो कौन कौन से उपकरण या फिर औजार यूज करते थे ये? तो पत्थर के औजार, हसिया, कुल्हाड़ी, दराती, ये सब ये यूज करते थे। देखिए उस समय लोहे का यूज स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो औजार थे वो किसके थे? पत्थर के बने हुए थे। ठीक है,
और इससे हुआ क्या इन उपकरणों से, तो इनसे खेती में मदद हो जाया करती थी। देखिए आज हमारे पास ट्रैक्टर और मशीनें हैं, लेकिन उस टाइम लोग बहुत सिंपल औजारों से खेती किया करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामूहिक जीवन। देखिए प्रारंभिक कृषि समूह जो होते हैं ना, ये अकेले नहीं रहते थे, ये ग्रुप बनाकर रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि देखो जो खेती है, घर बनाना है और जो पशुपालन जैसे काम है, ये सारे काम मिलकर करना ज्यादा आसान ये होते हैं। श्रम विभाजन की बात करते हैं अब, तो देखिए अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग काम करते थे। जैसे कि कोई खेती करता था, कोई पशुओं की देखभाल करता था, कोई औजार बनाता था। इससे हुआ क्या, इनका जो समाज था वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अब बनने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राकृतिक पूजाओं और मातृ देवी की आराधना। देखिए किस किस की पूजा ये करते थे, तो सूर्य की, वर्षा की, धरती की और मातृ देवी की। क्यों? क्योंकि देखो अच्छी फसल के लिए वर्षा, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक शक्तियां जरूरी थी। इससे हुआ क्या, नेचर के प्रति रिस्पेक्ट और धार्मिक विश्वास डेवलप हुआ। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट क्षेत्रीय विविधता। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए हर जगह एक जैसी खेती नहीं होती थी। एग्जाम्पल के लिए उत्तर पश्चिम में गेहूं और जौ की खेती होती थी, गंगा घाटी वाले क्षेत्र में चावल की खेती होती थी और दक्षिण भारत में बाजरा की खेती हुआ करती थी। इससे हुआ ये भौगोलिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खेती में डाइवर्सिटी दिखाई देती थी, ठीक है, जोन सी जगह जिसके लिए सूट करती है जिस खेती के लिए, वहां पर वो वाली खेती होती थी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक कृषि समूहों ने मानव जीवन में एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आया। उन्होंने शिकार और भोजन संग्रह करने वाले जीवन को आगे बढ़कर खेती, पशुपालन और टिकाऊ निवास की परंपरा डेवलप की। इन्हीं कृषि समूहों ने आगे चलकर गांवों, नगरों और हड़प्पा जैसी डेवलप्ड सभ्यताओं के निर्माण का मार्ग मजबूत किया, रास्ता मजबूत किया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण काल में व्यापार की प्रकृति और विस्तार का विश्लेषण कीजिए। कुषाण काल के व्यापार की प्रकृति बतानी है और उसका एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीजें हमको इसमें बतानी है। देखिए कुषाण रूलर्स ने ना सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य ही एस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि भारत को मध्य एशिया, चाइना और रोमन साम्राज्य जैसे देशों से भी जोड़ दिया। और इस टाइम ना आंतरिक और विदेशी दोनों तरीके का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। और जब व्यापार तेजी से बढ़ा तो क्या हुआ, नए नगर डेवलप हुए, ट्रेड रूट्स थे वो सेफ बने, सोने चांदी की जो मुद्राएं थी उनका काफी बड़े स्केल पर यूज होने लगा। अब देखते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट, आंतरिक व्यापार का विकास। देखिए आंतरिक व्यापार का मतलब क्या, मतलब कि भारत का एक नगर दूसरे नगर तक प्रोडक्ट्स का क्या करता था, लेन देन करता था। आपस में जो व्यापार ये कर रहे थे भारतवासी, वो ही क्या है, आंतरिक व्यापार। तो कैसे हुआ, जो कुषाण रूलर्स थे ना, इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इससे जो अलग अलग क्षेत्र थे उनका आपस में क्या हुआ, क्षेत्रों का आपस में कांटेक्ट अब इजी हो गया, ठीक है। इससे हुआ क्या, नगरों और बाजारों का डेवलपमेंट हुआ और ट्रेड पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अब हो गया। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारी संघों या फिर गिल्ड, ठीक है, गिल्ड का उदय। तो व्यापार को ना ऑर्गेनाइज्ड बनाने में जो गिल्ड थी इनकी काफी इम्पोर्टेंट भूमिका थी, ठीक है। क्या करता था ये गिल्ड, क्या काम था इसका, तो व्यापारियों को संगठित ये करता था, ठीक है, जो भी व्यापारी थे। और जो व्यापार में रूल्स थे वो ये बनाया करता था। और जो इस गिल्ड के मेंबर होते थे उन मेंबर्स की ये सेफ्टी किया करता था। और जो मेंबर्स में आपस आपस में कोई विवाद हो जाता था, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो जाता था, तो उसका भी सॉल्यूशन यही गिल्ड कराती थी। इससे हुआ क्या, व्यापार काफी ज्यादा सुरक्षित हो गया और ऑर्गेनाइज्ड भी
बन गया। देखो जैसे आज अलग-अलग व्यापारिक संगठन होते हैं ना, एसोसिएशंस होती हैं व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, वैसे ही ये था गिल्ड पुराने ज़माने में। ठीक है? ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सेम प्रोफ़ेशन के लोग मेंबर होते हैं। ठीक है? सेम प्रोफ़ेशन होता है, वो सब इसमें मेंबर होते हैं, जैसे कि व्यापारियों की अलग और शिल्पकारों की अलग, इस तरीके से। ठीक है? फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी व्यापार का विस्तार। देखिए किन-किन देशों से व्यापार होता था विदेशी व्यापार, तो मध्य एशिया से, चाइना से और रोमन साम्राज्य से। क्या वजह थी? देखो कुषाण साम्राज्य की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ना, वो ऐसी थी कि वो भारत और मध्य एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करता था। काफ़ी तगड़ी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी। इससे हुआ क्या, भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बहुत तेजी से बढ़ा। यानी भारत सिर्फ अपने पड़ोसी क्षेत्रों से नहीं बल्कि बहुत दूर दूर के देशों से भी व्यापार अब करने लगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसमें सिल्क रूट, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग क्या था, तो ये एक फेमस ट्रेड रूट था जो चाइना, मध्य एशिया, भारत और आगे चलकर यूरोप तक ये व्यापार को जोड़ता था। ठीक है, ट्रेड रूट ये था। इसका फायदा क्या था, तो व्यापारियों को दूर दूर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने में क्या मिलती थी, सुविधा मिलती थी। इससे हुआ क्या, भारत इंटरनेशनल ट्रेड का इम्पोर्टेंट सेंटर अब बन गया। देखिए सिल्क रूट उस समय का ना एक ऐसा इंटरनेशनल हाईवे था जिसके जरिए कई देशों के बीच ट्रेड होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मुद्रा प्रणाली। देखिए कुषाण काल में ना सोने के सिक्के और जो तांबे के सिक्के थे, इनका यूज काफी बड़े स्केल पर हुआ। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, लेन देन में एक तो आसानी हो गई और व्यापार में विश्वास बढ़ा और बड़े लेवल पर खरीदना बेचना पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शहरीकरण और आर्थिक समृद्धि। देखिए जब व्यापार बढ़ा ना तो उसका इम्पैक्ट नगरों के ऊपर भी पड़ा। हुआ क्या, नए जो नगर थे वो डेवलप हुए, बाजारों की संख्या बढ़ी और कारीगरों और व्यापारियों को भी रोजगार मिला। इससे हुआ क्या, जो पूरी अर्थव्यवस्था थी ना वो और ज्यादा समृद्ध होती चली गई और ज्यादा वो रिच होती चली गई। देखिए जहाँ व्यापार बढ़ता है वहाँ बाजार बनते हैं, लोग बसते हैं और धीरे धीरे नगर डेवलप्ड हो जाते हैं। कुषाण काल में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, धार्मिक केंद्रों और व्यापार का संबंध। देखिए जो कुषाण काल में व्यापार था ना वो सिर्फ बाजारों तक लिमिटेड नहीं था। कैसे, कहीं देखो जो रिलीजियस सेंटर थे उनमें भी बिजनेस एक्टिविटीज हुआ करती थी। क्या वजह थी, तो देखो व्यापारी धार्मिक संस्थाओं को ना दान दिया करते थे जो व्यापारी होते थे और यात्रियों और व्यापारियों का भी यहाँ पर आना जाना हुआ करता था इन सेंटर्स पर। तो इससे हुआ क्या, धार्मिक केंद्र भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इम्पोर्टेंट जगह बन गए। देखिए एग्जाम्पल के लिए आज भी जो बड़े तीर्थ स्थल होते हैं उनके आसपास होटल, दुकानें और बाजार डेवलप हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही रिलेशन उस समय देखने को मिला कुषाण काल में भी। ठीक है, अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो कुषाण काल भारतीय व्यापार के इतिहास का एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड था। इस टाइम आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार का रिमार्केबल एक्सपेंशन हुआ। रेशम मार्ग, वेल ऑर्गेनाइज्ड मुद्रा प्रणाली, व्यापारी संघों और विकसित नगरों ने भारत को इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेजर सेंटर बना दिया। इसी वजह से कुषाण काल को भारतीय आर्थिक इतिहास में व्यापारिक समृद्धि का गोल्डन चैप्टर माना जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, इंडो रोमन व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इंडो रोमन व्यापार मतलब जो इंडिया और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार हो रहा था वो व्यापार। तो इस व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारे इम्पैक्ट्स हमको इसमें बताने हैं। सबसे पहले तो टाइमलाइन याद कर लो क्या है इस व्यापार की, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से
3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन है, ये इसको याद रखना। तो इस टाइमलाइन के बीच भारत और रोमन साम्राज्य के बीच काफी बड़े स्केल पर समुद्री व्यापार हुआ। क्या क्या चीजों का व्यापार होता था? तो भारत से ना मसाले, वस्त्र और कीमती वस्तुएं रोमन साम्राज्य भेजी जाती थी, और वहां से क्या आता था भारत में? तो सोना, चांदी और जो अदर लग्जरी आइटम्स थे वो भारत में आते थे। और इस व्यापार ने ना भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग, नगरों और व्यापारिक वर्ग के डेवलपमेंट पर काफी गहरा इम्पैक्ट डाला। इसी वजह से इंडो रोमन व्यापार को प्राचीन भारत के सबसे इम्पोर्टेंट विदेशी व्यापारों में से क्या माना जाता है? एक माना जाता है। अब देखते हैं इसका प्रभाव। सबसे पहले लेकिन देखेंगे क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था। तो पहले देखते हैं एक्सपोर्ट, भारत क्या एक्सपोर्ट करता था। तो मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, कीमती पत्थर, मोती, हाथी दांत, ये सब भारत भेजता था कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। इससे हुआ क्या? जो भारतीय प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट्स की विदेशों में क्या बढ़ गई? मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब देखते हैं कि इंपोर्ट क्या करता था भारत। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या करता था? सोना, चांदी, शराब और कांच के प्रोडक्ट्स रोमन साम्राज्य से वो खरीदा करता था। इससे हुआ क्या? भारत में नई और लग्जरी आइटम अवेलेबल होने लगे। यानी व्यापार हमेशा दो तरफा होता है, एक देश बेचता भी है और एक देश खरीदता भी है। भारत बेचता भी था प्रोडक्ट्स को और खरीदता भी था। अब देखते हैं स्वर्ण मुद्रा का प्रवाह। ठीक है, देखो ये इंडो रोमन व्यापार का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट था। ठीक है, कैसे? तो रोमन लोग ना भारतीय प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा खरीदा करते थे, और इसके बदले में वो भारत को ना बड़ी मात्रा में क्या देते थे? सोना देते थे। इससे हुआ क्या? भारत में सोने की जो मात्रा थी, ठीक है, वो क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, और फिर क्या हुआ? सोने की मुद्राओं का ट्रेंड यहाँ पर चल गया। ठीक है, सोने की मुद्राओं का प्रचलन इधर बढ़ गया भारत में। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसमें शहरीकरण और बंदरगाहों का विकास। देखिए व्यापार जब बढ़ा तो बंदरगाहों और नगरों का भी डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता था। ठीक है, इसलिए बंदरगाह व्यापार के क्या बन गए थे? मेन सेंटर बन गए थे। इससे हुआ क्या? नए बाजार डेवलप हुए, नगरों का एक्सपेंशन हुआ और रोजगार भी बढ़ गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगों का विस्तार। तो विदेशों में जो भारतीय प्रोडक्ट्स थे इनकी मांग बढ़ी है, मैंने आपको पीछे ही बताया। अब जब प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा। फिर इस उत्पादन बढ़ाने से क्या हुआ? किन किन उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ? तो वस्त्र उद्योग का और आभूषण उद्योग का। ठीक है, इससे हुआ क्या? जो बहुत ज्यादा कारीगर थे उनको रोजगार मिला और उद्योगों का भी एक्सपेंशन हुआ। देखिए जब किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो फिर उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और इसी वजह से फिर क्या होता है? उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ। और देखिए व्यापार जितना बढ़ा ना उतना ही व्यापारियों का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया। कैसे? तो देखो व्यापारी जो थे वो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हो गए। सीधी भाषा में कहें तो अब व्यापारी अमीर हो गए, और फिर जब वो अमीर हो गए तो समाज में उनका सम्मान और उनका इन्फ्लुएंस, ये दोनों चीजें भी बढ़ गई। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब अमीर होंगे तो इज्जत वगैरह सब बढ़ जाती है समाज के अंदर। तो देखिए जो व्यापारी वर्ग था वो क्या बन गया था? अर्थव्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखिए व्यापार सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं होता, बल्कि विचारों और संस्कृति का भी लेन देन व्यापार के अंदर होता है। कैसे? देखो जो व्यापारी, यात्री और नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले, ये एक दूसरे के देशों में जाते हैं और फिर इनके जरिए नए आर्ट्स, नई लाइफस्टाइल और नए थॉट्स का लेन देन हुआ। ठीक है, इससे हुआ क्या? भारत और रोमन साम्राज्य के बीच एक कल्चरल रिलेशन भी मजबूत बन गया।
ठीक है। देखिए, जब दो देश लगातार मिलते हैं, दो देशों के लोग लगातार मिलते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि अपने कल्चर भी एक दूसरे से वो साझा फिर करते हैं, एक दूसरे से वो लेन देन करते हैं कल्चर का। ठीक है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो इंडो रोमन व्यापार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई स्पीड दी। इससे विदेशी व्यापार का एक्सपेंशन हुआ, उद्योग और बंदरगाहों का डेवलपमेंट हुआ, व्यापारियों की जो स्थिति थी वो मजबूत हुई, और भारत में जो सोने का प्रवाह था वो बढ़ गया, सोने की मुद्राएं चलने लग गई थी ना। और इसी वजह से इतिहासकार इंडो रोमन व्यापार को प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि और वैश्विक व्यापारिक पहचान का एक इम्पोर्टेंट बेस मानते हैं। देखिए, सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच व्यापार और नगरीकरण के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इस टाइमलाइन में हमें क्या बताना है कि व्यापार और नगरीकरण के बीच क्या संबंध था। देखो, व्यापार और नगरीकरण के बीच ना बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब व्यापार बढ़ता है तो फिर उसके साथ साथ नगरीकरण भी होता है, नगरों का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नए नए नगर भी बसते हैं। तो यही जो संबंध है वो इस टाइम पीरियड में भी देखने को मिला। देखिए, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच भारत में क्या देखने को मिला, इन दोनों का काफी गहरा संबंध देखने को मिला, व्यापार का और नगरीकरण का। और इस पीरियड में आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापारों का क्या हुआ, काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। और जब व्यापार बढ़ेगा, व्यापार का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, नए नगर, बंदरगाह डेवलप हुए। ठीक है, इस पीरियड में। और व्यापारी संघ या फिर गिल्ड्स कह लो, ये मजबूत हुई। और जो करेंसी सिस्टम था उसका भी डेवलपमेंट हुआ। और इसीलिए ही ना इतिहासकार इस वाले पीरियड को व्यापार और नगरीकरण का पुनरुत्थान या फिर रिवाइवल का इम्पोर्टेंट पीरियड इसको मानते हैं, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या संबंध देखने को मिलता है या प्रोसेस इसका कैसे कैसे क्या क्या रहा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है आंतरिक और बाह्य व्यापार या फिर विदेशी व्यापार इसको कह लो आप। तो इनका एक्सपेंशन हुआ। तो दोनों ही तरीके का व्यापार का एक्सपेंशन हुआ, आंतरिक भी और विदेशी भी। विदेशी व्यापार किससे हो रहा था, तो रोमन साम्राज्य से, मध्य एशिया वगैरह से विदेशी व्यापार हो रहा था। ठीक है, इससे हुआ क्या, जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके बीच प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, लेन देन जो था, लेन देन जो हो रहा था वो बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है व्यापार संघों का संगठन। देखिए, व्यापार बढ़ने के साथ साथ ना व्यापारी जो थे वो भी अब क्या होने लगे, एकजुट होने लगे व्यापारी भी। ठीक है, व्यापारी संघ क्या करते थे, गिल्ड्स या फिर गिल्ड्स कह लो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया, ये क्या होता है, एक संगठन होता है, जैसे आज के जमाने में ट्रेड एसोसिएशन होती है ना, उसी तरीके से गिल्ड्स भी थी। ठीक है, एक संगठन होता है, इसमें सेम प्रोफेशन के लोग मेंबर होते हैं। काम क्या होता है, करते क्या है ये, तो व्यापार को ये ऑर्गेनाइज्ड बनाते थे। ठीक है, व्यापार जो होता था उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाते थे, और जो व्यापारी थे उनको ये क्या करते थे, उनकी सुरक्षा ये किया करते थे व्यापारियों की। और व्यापार के जो रूल्स होते थे वो रूल्स को ये तय किया करते थे। और जो इनका आपसी विवाद हो जाता था ना मेंबर्स के बीच में, ठीक है, उन विवादों को भी ये गिल्ड्स ही सुलझाते थे। ठीक है, इससे हुआ ये व्यापार क्या हो गया, और ज्यादा सुरक्षित हो गया और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है समुद्र और विदेशी व्यापार से बंदरगाह नगरों का विकास। देखिए, विदेशी व्यापार का जो ज्यादातर हिस्सा था वो किसके जरिए होता था, समुद्र के रास्ते से वो होता था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, कई जो बंदरगाह नगर थे वो तेजी से डेवलप हुए। जरूरत थी, व्यापार हो रहा है तो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलप हुए। क्या हुआ, व्यापारिक गोदाम बने इधर, बाजार डेवलप हुए,
और व्यापारी यहाँ पर आकर क्या होने लगे, बसने लगे, रहने वो लगे, ठीक है। इससे हुआ ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मेजर सेंटर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नए नगरों का विकास। देखो जब व्यापार बढ़ा ना, तो सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बल्कि नए नगर भी डेवलप होने लगे। क्यों? सवाल आ जाता ना क्यों? क्योंकि देखो व्यापारियों, कारीगरों और जो ग्राहक होते थे, उनको एक जगह पर रहना ज्यादा सुविधाजनक था, ठीक है, ज्यादा उनके लिए कन्वीनियंट था ये चीज, एक जगह पर रहना। इससे हुआ ये नगर क्या हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेंटर बन गए। देखिए जहां बाजार होते हैं वहीं लोग बसते हैं, और जहां लोग बसते हैं ना वहीं नगर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो देख रहे हैं ना आप इन दोनों चीजों का संबंध आपस में क्या है, व्यापार और नगरीकरण का। तो ऐसे ही होता है, जब व्यापार बढ़ता है तो शहरीकरण नगरीकरण भी बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मुद्रा प्रणाली का विकास। देखो व्यापार को आसान बनाने के लिए ना मुद्रा करेंसी का यूज जो था वो बढ़ा। हुआ क्या, अब जो लेन देन था, लेन देन जो हो रहा था वो किसके जरिए होने लगा, सिक्कों के जरिए अब वो होने लगा, मुद्रा के जरिए होने लगा। इसका फायदा क्या हुआ, व्यापार जो था वो तेज हो गया, और खरीदना बेचना जो था वो आसान हो गया, और दूर दराज के जो व्यापारी थे उनको भी इस चीज से सुविधा मिली, करेंसी सिस्टम से, ठीक है। इससे हुआ ये व्यापार क्या हो गया, और ज्यादा फैलने लगा, उसका और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया व्यापार का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्योग और शिल्प का विस्तार। देखिए जब व्यापार बढ़ा ना, तो फिर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई, और इसीलिए ही कारीगरों का जो इम्पोर्टेंस था वो बढ़ा। शिल्प उद्योगों का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और ज्यादा उत्पादन फिर होने लगा, ज्यादा प्रोडक्शन फिर होने लगा। इसका रिजल्ट ये निकला कि रोजगार बढ़ा, और साथ ही साथ जो नगरों की अर्थव्यवस्था थी वो भी मजबूत हुई। देखिए जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है ना, तो उसका प्रोडक्शन भी फिर बढ़ाना पड़ता है, और इसी वजह से उद्योग और शिल्प ये दोनों चीजें डेवलप हुई। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट धार्मिक संस्थानों और व्यापार का संबंध। देखिए इस पीरियड में व्यापार और जो धार्मिक संस्थाएं थी इनके बीच काफी बढ़िया संबंध था। कैसे कैसे संबंध था, तो व्यापारी ना जो धार्मिक संस्थाएं थी उन संस्थाओं को दान दिया करते थे, ठीक है। और जो धार्मिक सेंटर्स थे यहाँ पर यात्री और व्यापारी इन दोनों का आना जाना लगा रहता था। इससे हुआ ये धार्मिक केंद्र भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंट जगह बन गए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है व्यापार और नगरीकरण का परस्पर संबंध, जो कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन में समझा ही चुकी हूँ कि कैसे इसका संबंध है, ठीक है। जब व्यापार बढ़ता है तो नगरीकरण ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है, ठीक है। व्यापार बढ़ा तो बाजार डेवलप हुए, लोग बसने लगे वहां पर, और नगर डेवलप हुए। और फिर जब नगर भी डेवलप हो गए तो उद्योग और व्यापार ये दोनों चीजें और ज्यादा क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई फिर, ठीक है। ये इसका परस्पर आपस में दोनों का संबंध है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का पीरियड भारतीय आर्थिक इतिहास में व्यापार और नगरीकरण के रिवाइवल का इम्पोर्टेंट पीरियड था। व्यापार के एक्सपेंशन ने नए नगरों को जन्म दिया, जबकि डेवलप्ड नगरों ने व्यापार को और ज्यादा स्पीड दी। इसी वजह से इतिहासकार इस पीरियड को भारतीय शहरी और आर्थिक विकास का एक इम्पॉर्टेंट फेज मानते हैं। अब आ जाता है सेक्शन सेकंड प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था। इसमें हम सारे प्रारंभिक मध्यकाल वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में नगरीय पतन संबंधी बहसों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के नगर है ना, इन नगरों को लेकर के इतिहासकारों में बहस है कि क्या सारे नगरों का पतन हो गया था, या फिर नहीं हुआ था, नए नए जो नगर थे वो डेवलप हुए थे। तो ये इनके बीच बहस है, और इसी बहस के बारे में हमें इसमें बताना है कि क्या बहस है, क्या वो तर्क देते हैं अपने।
साथ में हमें इन बहसों का क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है। ठीक है, ओपिनियंस बताने हैं दोनों तरफ के इतिहासकारों के, विरोध वालों के भी और जो पतन कह रहे हैं उनके भी। लेकिन हमें इनकी ओपिनियन की सच्चाई भी बतानी है कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें कमी है, वो भी हमें इसमें बतानी है। जब क्वेश्चन में देखो आलोचनात्मक परीक्षण या आलोचना लिखिए, इस तरीके के वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो हमें आलोचना ज़रूर ज़रूर बतानी होती है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना होता, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आलोचना भी ज़रूर ज़रूर बतानी चाहिए। देखिए, जब इतिहासकार ना प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जो कि कब से कब तक का माना जाता है, 600 से 1200 ईस्वी तक का माना जाता है, इसकी स्टडी करते हैं ना, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो सामने आता है। क्या है वो सवाल? वो सवाल ये है कि क्या इस पीरियड में भारत के नगरों का पतन हो गया था? ठीक है, और इसी सवाल को लेकर के जो कुछ इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि देखो भाई इस समय व्यापार कम हुआ, जो करेंसी का ट्रेंड चल रहा था वो भी घट गया था, और नगरों का इम्पोर्टेंस भी कम हो गया था। और दूसरी तरफ जो कुछ इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये, कि जो देखो पुराने कुछ नगर थे, उनका इम्पोर्टेंस कम हुआ था, लेकिन नए नगर, मंदिर नगर और बंदरगाह नगर ये भी तो डेवलप हुए, तो आप बिल्कुल ही ऐसे कैसे कह सकते हो कि हाँ नगरों का पतन हो गया। तो यही जो मतभेद है ना, ये जो बहस है इनके बीच, इसी को क्या कहते हैं, नगरीय पतन की बहस, और इसके बारे में ही हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं नगरीय पतन का मत। ठीक है, पतन के मत के बारे में क्या इनका ओपिनियन है। तो ये वाले जो इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि इस पीरियड में नगरों का पतन हुआ। और क्या ये तर्क देते हैं अपना, ये तर्क देते हैं कि देखो भाई विदेशी व्यापार जो हो रहा था उसमें कमी आई थी, मुद्रा का जो ट्रेंड चल रहा था, करेंसी का जो ट्रेंड चल रहा था वो भी घट गया था, और भूमि दान की जो प्रथा थी वो बढ़ी थी, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी शहरों की अर्थव्यवस्था के मुकाबले। ठीक है, और इसी वजह से ये जो सारी मैंने वजह बताई, आपको 4 कारण बताए, इन्हीं कारणों से कई जो पुराने नगर थे उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया। तो ये अपना पतन के लिए ये वाला मत अपना देते हैं। अब देखते हैं विरोधी मत कि दूसरी तरफ वाले इतिहासकार क्या कहते हैं। तो जो दूसरे वाले इतिहासकार हैं, वो ये पतन के मत वाले इतिहासकारों से अग्री नहीं करते। इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि देखो भाई सभी नगर खत्म नहीं हुए थे, बल्कि नए नगर डेवलप हुए, मंदिर नगर जो थे वो उभरे, और जो बंदरगाह नगर थे उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मतलब कि शहरी जीवन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका जो पैटर्न था वो पैटर्न बदल गया, यानी शहर खत्म नहीं हुए, बल्कि कुछ पुराने शहरों की जगह नए तरह के शहर डेवलप हुए। ठीक है, ये विरोधी मत वाले ये कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, क्षेत्रीय विविधता। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आपको इधर समझनी है, नगर के पतन को लेकर के सभी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों की सिचुएशन जो थी वो एक जैसी नहीं थी। कैसे? देखो उत्तर भारत के जो कुछ क्षेत्रों में नगर थे उनका इम्पोर्टेंस कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत था, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था इसमें नए नगर डेवलप हुए, तो है ना सिचुएशन अलग अलग। तो हम पूरे भारत में ही एक जैसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये बात एकदम सही नहीं होगी कि हाँ हम कह दें कि हाँ भाई पूरे भारत में नए नगर डेवलप हो रहे थे, तो ये बात भी सही नहीं होगी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल भी सही नहीं होगी कि ये कह दें कि हाँ जी नगरीय पतन हो गया था पूरी तरीके से, तो ये बात भी सही नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, पुरातात्विक साक्ष्य। देखो ये पीरियड में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं प्रारंभिक मध्यकाल में। तो देखो नए नगरों में लगातार बसावट के एविडेंस मिले हैं पुरातत्वविदों को, ये वाले एविडेंस मिले हैं, और व्यापार जो था उसके जारी रहने के साइन भी मिले हैं कि हाँ भाई व्यापार जारी था। और कुछ जगहों पर सिक्कों का यूज भी मिलता है, ये 3 एविडेंसेस मिलते हैं। और इन
एविडेंस से क्या प्रूव्ड होता है? यही प्रूव होता है ना कि सभी नगरों का पूरी तरीके से पतन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो गई कि हाँ भाई पूरी तरीके से वो हो गया था पतन। अब बात करते हैं इसके आलोचनात्मक परीक्षण की। इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, कुछ पुराने नगरों का जो इम्पोर्टेंस था वो रियलिटी में कम हुआ, लेकिन नए नगर, मंदिर नगर और बंदरगाह नगर जो थे ये भी डेवलप हुए। तो इसीलिए इसे पूरी तरह नगरीय पतन कहना सही नहीं होगा। ये बात कतई गलत है, बल्कि इसको क्या कहेंगे? नगरीकरण के पैटर्न में परिवर्तन। ठीक है, नगरीकरण का क्या बदल गया? पैटर्न बदल गया, इसमें परिवर्तन आया, ना कि पतन हो गया। ठीक है, अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में नगरीय पतन को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद रहे हैं। जहां कुछ स्कॉलर्स ने व्यापार में कमी, करेंसी के घटते यूज और भूमि दान के बेसिस पर नगरों के पतन की बात कही, वहीं दूसरे स्कॉलर्स ने नए नगरों, मंदिर नगरों, बंदरगाहों और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर इस ओपिनियन का विरोध किया। इसलिए ये कहना ज्यादा उचित होगा कि इस पीरियड में नगरों का पूरी तरीके से पतन नहीं हुआ, बल्कि नगरीकरण के पैटर्न में चेंज आया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, भूमि अनुदान अभिलेख किस प्रकार कृषि विस्तार की प्रक्रिया से जुड़े हैं, विवेचना कीजिए। देखिए, कृषि विस्तार को समझने के लिए ना ये एक काफी इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, भूमि अनुदान अभिलेख। क्योंकि इससे हम काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ भाई कृषि का विस्तार इस तरीके से हुआ था। तो ये जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव के बारे में ही हमको इसमें बताना है। देखिए, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ना राजा महाराजा क्या करते थे? भूमि अनुदान दिया करते थे। और ये जो भूमि अनुदान था ये सिर्फ दान देने के लिए नहीं था, बल्कि इनके जरिए नई भूमि पर खेती शुरू हुई, जंगल साफ किए गए, नई जो बस्तियां थी वो बसाई गई, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन हुआ। और इसी वजह से इतिहासकार भूमि अनुदान अभिलेखों को कृषि के एक्सपेंशन के इतिहास को समझने का एक काफी इम्पोर्टेंट सोर्स मानते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वाली भूमि इस राजा ने दान दी, फिर इसका इस तरीके से यूज किया गया, सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, भूमि दान जंगल और अनुपजाऊ भूमि में होता था। देखो, नई भूमि को ना खेती के लायक बनाया जाता था। ठीक है, कैसे? देखो, राजा कई बार ना ऐसी भूमि दान में दिया करते थे जहां या तो जंगल होते थे, या फिर जो अभी तक क्या पड़ी थी, अनुपजाऊ पड़ी थी, अनप्रोडक्टिव वो अभी तक भूमि थी। ठीक है, इस प्रकार की भूमि को वो दान देते थे। फिर हुआ क्या? जिसको दान मिलता था, दान प्राप्त करने वाले जो लोग होते थे वो जंगल साफ करते थे, भूमि तैयार करते थे और खेती वहां पर वो शुरू करते थे। ठीक है, इससे हुआ क्या? खेती का जो क्षेत्र था वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया। दान में मिली, इन्होंने साफ वाफ की, उधर खेती शुरू की, तो खेती का जो क्षेत्र था ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दान प्राप्तकर्ताओं को कर वसूलने का अधिकार। देखिए, भूमि के साथ ना कई बार कुछ जो अधिकार थे वो अधिकार भी दिए जाते थे राजा के द्वारा। कौन सा अधिकार? तो जो दान प्राप्त करता था, दान जिसको मिला, उसको किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता था। उस भूमि पर, जो भूमि उसको दी गई है, कर वसूलने का अधिकार उसको मिल जाता था। इससे क्या हुआ? उन्हें भूमि के जो विकास होता था, जो डेवलपमेंट होता था, उनका इंटरेस्ट बढ़ा। दान जिसको मिल रहा है उसका इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ भाई इसका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर अच्छी खेती होगी, और जब अच्छी खेती होगी तो मेरे को ज्यादा टैक्स मिल पाएगा, तो उसका इंटरेस्ट इससे बढ़ा। वो चाहते थे कि ज्यादा खेती हो ताकि ज्यादा इनकम उनको
मिल सके। इससे जो कृषि विस्तार था उसको प्रोत्साहन मिला कि हाँ भाई कृषि विस्तार होना चाहिए, जब ज़्यादा इनकम हो पाएगी। ठीक है। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नई बस्तियों की स्थापना। देखो जहाँ खेती बढ़ी वहाँ लोगों को बसना भी पड़ा, इसलिए नई जो बस्तियां थी, नई नई बस्तियां और गांव ये बसने लगे। हुआ क्या, किसान वहां पर रहने लगे, कारीगर भी आने लगे, और धीरे धीरे पूरा जो ग्रामीण समाज था वो डेवलप होने लगा। इससे हुआ क्या, कृषि के साथ साथ ग्रामीण बसावट का भी एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कर व्यवस्था में छूट और प्रोत्साहन। देखिए भूमि अनुदान में ना कई बार स्पेशल सुविधाएं भी दी जाती थी, जैसे कि कुछ करों में छूट और स्पेशल अधिकार और प्रशासनिक सुविधाएं, इस तरीके की खास सुविधाएं दी जाती थी। इससे हुआ ये, दान प्राप्तकर्ता जो था उसको वो ज्यादा एक्साइटमेंट से भूमि का डेवलपमेंट किया करता था। ठीक है, कि हाँ भाई ये सारे मेरे को अधिकार मिले हैं तो इसका मैं और अच्छे से डेवलपमेंट करूं ताकि मेरी इनकम भी और बढ़िया होए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्थानीय अर्थव्यवस्था। देखिए खेती बढ़ी तो सिर्फ अनाज ही नहीं बढ़ा, और क्या क्या हुआ साथ में, बाजार डेवलप हुए, प्रोडक्ट्स का जो लेन देन था वो बढ़ा, और जो लोकल व्यापार होता है वो लोकल व्यापार भी शुरू हो गया। इससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो मजबूत होने लगी। देखिए जहाँ खेती होगी वहाँ किसान होंगे, और जहाँ किसान होंगे वहाँ बाजार भी होंगे, यानी खेती के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था भी डेवलप होती है, लोकल अर्थव्यवस्था भी डेवलप होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। देखिए भूमि अनुदान का जो इम्पैक्ट था वो समाज के ऊपर भी पड़ा। कैसे, तो अक्सर जो भूमि दान दी जाती थी वो ब्राह्मणों को, मंदिरों को, और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको दी जाती थी भूमि दान। इससे हुआ क्या, ये जो सारे वर्ग थे, ब्राह्मण, मंदिर और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो मजबूत हो गई, और फिर ग्रामीण समाज में जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव आया। ये मतलब इनका स्टेटस ऊंचा हो गया, ये अमीर वर्ग के हो गए, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो गई, तो सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज फिर आया। यानी देखो भूमि अनुदान सिर्फ खेती तक लिमिटेड नहीं था, उसने सोशल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट किया। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है कृषि का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, देखो भूमि अनुदान की वजह से खेती सिर्फ पुराने वाले जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों तक लिमिटेड नहीं रही। कहाँ कहाँ तक एक्सपेंशन हुआ, तो गंगा घाटी से मध्य भारत तक और दक्षिण भारत तक खेती का एक्सपेंशन हुआ। इससे हुआ ये, भारत के जो कई नए क्षेत्र थे उनमें भी खेती का एक्सपेंशन हुआ। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो भूमि अनुदान अभिलेख प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में कृषि विस्तार के प्रोसेस को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इनके जरिए जंगलों को खेती लायक भूमि में बदला गया, नई बस्तियां बसाई गईं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, और सोशल स्ट्रक्चर में भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए। इसी वजह से इतिहासकार भूमि अनुदान अभिलेखों को कृषि विस्तार और ग्रामीण विकास का इम्पोर्टेंट एविडेंस मानते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मदेय एवं अग्रहार अनुदानों की प्रकृति और उनके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इन दोनों अनुदानों की हमको प्रकृति बतानी है और फिर आर्थिक प्रभाव क्या है इनके वो हमको बताने हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि ये दोनों हैं क्या, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो किसी एक या फिर कुछ, ठीक है, किसी एक को या फिर थोड़े बहुत और ब्राह्मणों को भूमि दान देना, ये क्या है, ब्रह्मदेय है। ठीक है, किसी एक को या फिर कुछ ब्राह्मणों को। और अग्रहार क्या है, अग्रहार ब्राह्मणों के पूरे ग्रुप को, ठीक है, ब्राह्मणों के पूरे ग्रुप को एक गांव, ठीक है, गांव या फिर
भूमि का दान देना वो क्या कहलाता है? अग्रहार। वो किसी एक को या फिर एक से थोड़े ज्यादा को, कुछ ब्राह्मणों को, वो है ब्रह्मदेय। उसमें भूमि दी जा रही है, इसमें गांव भी दिया जा सकता है और भूमि भी दी जा सकती है, और ये पूरे ग्रुप को दिया जाता है। तो ये हैं ये दोनों। अब आते हैं इसके आंसर पर। देखिए, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ना राजाओं के द्वारा सिर्फ भूमि दान ही नहीं दिया जाता था, बल्कि उस भूमि के साथ साथ कई जो स्पेशल राइट्स थे, वो राइट्स भी दिए जाते थे। और इन भूमि दानों में ब्रह्मदेय और जो अग्रहार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप के दान हैं भूमि दानों में। ठीक है। इनका जो पर्पस है वो सिर्फ ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं था, बल्कि नई भूमि पर कृषि का एक्सपेंशन करना, नई बस्तियां बसाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप करना भी था। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मदेव की प्रकृति। ठीक है। देखो, राजा किसी एक या कुछ ब्राह्मणों को भूमि दान देता है, इसमें ये मैंने आपको अभी बता ही दिया ऊपर ही। ठीक है। और कई बार देखो इसके साथ क्या दिया जाता है, करों से छूट दी जाती है, कर वसूलने का अधिकार दिया जाता है, और भूमि पर प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते हैं कि हाँ आप यहाँ पर प्रशासन चला सकते हैं। ठीक है। ये अधिकार इसके साथ दिए जाते हैं। इससे हुआ क्या, ब्राह्मण जो थे वो फाइनेंशियली और ज्यादा क्या हो गए थे, एम्पावर्ड हो गए थे। यानी देखो, राजा सिर्फ खेत नहीं देता था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको। राजा सिर्फ खेत नहीं देता था, बल्कि उससे होने वाली इनकम और जो उससे जुड़े हुए कई अधिकार थे, वो भी दिया करता था। ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अग्रहार। तो अग्रहार में क्या होता था, ये अक्सर पूरा गांव या फिर एक भूमि का बहुत बड़ा भाग, ये ब्राह्मणों के ग्रुप को दान में दिया जाता था। एक या तो पूरा गांव या फिर भूमि का एक बहुत बड़ा भाग। ठीक है। वो ग्रुप को, वो एक को भी दिया जा सकता है या फिर कुछ ब्राह्मणों को भी दिया जा सकता है, और ये वाला पूरे ग्रुप को दिया जा रहा है। और काफी, वो मतलब थोड़े छोटे लेवल का है, ये बड़े लेवल का है। ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, तो उस भूमि पर, उस गांव में क्या होता है फिर, वो जो दान में दी जाती है, वहां पर देखो ब्राह्मण बसते हैं। ठीक है। और धार्मिक और जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज इधर होती हैं, धर्म से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, इधर गांव में या फिर जो हिस्सा दिया गया है भूमि का। और कृषि का भी डेवलपमेंट इधर होता है अग्रहार में। इससे हुआ क्या, अग्रहार गांव क्या हो गए, धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामीण सेंटर ये बन गए अग्रहार गांव। देखिए, अग्रहार को आप एक ऐसे गांव की तरह समझ सकते हैं जहां ब्राह्मणों को बसाकर धार्मिक और शैक्षणिक जो वातावरण होता है वो डेवलप किया जाता था। ठीक है, धार्मिक और शैक्षणिक वातावरण। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, आर्थिक प्रभाव। तो कृषि विस्तार में योगदान सबसे पहला आ जाता है पॉइंट इसमें। तो कैसे हुआ कृषि का विस्तार, देखो, दान में दी गई जो भूमि थी वो कई बार क्या होती थी, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, जंगल होते थे या फिर अनुपजाऊ भूमि होती थी, जो अनप्रोडक्टिव भूमि होती थी वो होती थी। फिर क्या हुआ, इसे साफ वाफ करके इधर खेती स्टार्ट की, और इसका रिजल्ट ये निकला, जो खेती का क्षेत्र था वो लगातार बढ़ने लगा। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट, कर प्रणाली में छूट। ठीक है। देखिए, इन अनुदानों के साथ ना कई बार जो कर वसूलने का अधिकार था, वो अधिकार भी दिया जाता था। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो लोकल लेवल पर कर था वो कलेक्ट होने लगा लोकल लेवल पर ही, मतलब पहले तो डायरेक्ट दिया जाता था राजा को, अब लोकल लेवल पर होने लगा कर कलेक्ट। तो इससे हुआ ये, जो आर्थिक प्रशासन का कुछ हिस्सा था वो लोकल लेवल पर अब पहुंच गया। आर्थिक प्रशासन का कर वसूला जा रहा है, तो आर्थिक प्रशासन का कुछ हिस्सा लोकल लेवल पर आ गया। और इसे क्या कहा जाता है, ये जो आ गया लोकल लेवल पर, इसी चीज को क्या कहेंगे हम, आर्थिक विकेंद्रीकरण कहेंगे। क्योंकि कर अब वसूला कैसे जा रहा है, लोकल लेवल पर, पहले डायरेक्टली राजा को दिया जा रहा था। ओके।
तो ऐसे, यानी देखो पहले जो कर सीधे राजा तक पहुंचता था, अब जो उसका मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है? जिसको दान मिला है, दान प्राप्त करता कर रहा है उसका मैनेजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक आर्थिक संरचना में बदलाव। देखो भूमि अनुदानों का जो इम्पैक्ट था वो सोसाइटी के ऊपर भी पड़ा। कैसे? तो ब्राह्मणों और जो धार्मिक संस्थाएं थी, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो क्या हो गई? मजबूत हो गई। और साथ ही जो कई भूमिधारी वर्ग थे वो भी उभरे, ठीक है, जमींदार आप इनको कह सकते हो आसान भाषा में। इसका परिणाम ये निकला, समाज का जो स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव आने लगा। यानी इन दोनों ने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि समाज में शक्ति और जो संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको भी, इन दोनों चीजों को भी बदल दिया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, नगरों और बाजारों का विकास। देखिए जब नई बस्तियां बसी और खेती बढ़ी तो इनके साथ क्या हुआ? बाजार भी डेवलप होने लगे। इससे हुआ ये, लोकल व्यापार जो था वो बढ़ा, बाजारों का डेवलपमेंट हुआ और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो तेज हो गई, ठीक है। और देखिए भूमि दान का जो प्रभाव था वो गुप्त काल में काफी बड़े स्केल पर पहुंच गया, भूमिदान का इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ब्रह्मदेय एवं अग्रहार अनुदान प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था के इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। इनके जरिए कृषि का एक्सपेंशन हुआ, नई बस्तियां डेवलप हुई, लोकल अर्थव्यवस्था को स्पीड मिली और टैक्स सिस्टम में भी चेंज आया। और ब्राह्मणों और जो धार्मिक संस्थाओं का आर्थिक आधार था वो उनको मिला, अमीर वगैरह वो हो गए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, ठीक है। और इसी वजह से इतिहासकार इन्हें मध्यकालीन भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का इम्पोर्टेंट जरिया मानते हैं। अब आ जाता है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रारंभिक मध्यकाल में सिंचाई तकनीकों का उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में जो सिंचाई तकनीक बेहतर हो गई पहले के मुकाबले, तो उत्पादन प्रक्रिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारे इम्पैक्ट्स हमको बताने हैं। देखिए प्रारंभिक मध्यकाल जो कि 600 से 1200 ईस्वी तक का है, तो इसमें तालाब, कुएं, नहरें और जलाशय जैसी जो सिंचाई तकनीकें थी, इनका काफी बड़े स्केल पर डेवलपमेंट हुआ इन तकनीकों का। और इन तकनीकों ने सिर्फ खेतों तक पानी को पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि जो कृषि उत्पादन था, उत्पादन उसको बढ़ा दिया। नई जो भूमि थी उसको खेती के लायक बनाया। सिंचाई अब बढ़िया से हो पा रही है, अब बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, ठीक है। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो इससे मजबूत हुई सिंचाई की वजह से, ठीक है। ये जब सिंचाई बढ़िया हो गई तो इतनी सारी चीजें उससे बढ़िया होने लगी, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है तालाब, कुएं, नहरों का निर्माण, ठीक है। देखो पहले ना सिंचाई के साधन, उनका डेवलपमेंट हुआ सिंचाई के साधनों का। तो कौन कौन से साधन थे? तालाब, कुएं, नहरें और जलाशय, ये सारे साधन थे सिंचाई के। इनका जो पर्पस था वो क्या था? खेतों तक रेगुलरली पानी पहुंचाना, ये इनका पर्पस था इन साधनों का। इससे हुआ क्या? खेती जो थी वो बारिश पर कम निर्भर होने लगी, डिपेंडेंसी बारिश के ऊपर क्या हो गई? कम हो गई इन सारी तकनीकों की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है सूखे के प्रभाव में कमी और बहुफसली खेती। देखो पहले किसान ना पूरी तरह बारिश पर डिपेंड थे, लेकिन सिंचाई के बाद सूखे का जो इम्पेक्ट था वो कम होने लगा। और साथ ही एक साल में एक से ज्यादा जो फसलें थी वो उगा पाना पॉसिबल हो गया, ठीक है। जब बारिश पर डिपेंडेंसी कम हुई तो ये सब हो गया, सिंचाई जब बढ़िया हो गई कि हाँ भाई एक से ज्यादा खेती अब एक साल में उगा सकते हैं। और ये जो एक से ज्यादा खेती उगाना, इसी को क्या कहते हैं? बहुफसली खेती, इसी को ही
कहा जाता है। तो इससे हुआ क्या, कृषि का जो उत्पादन था वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अब बढ़ गया। यानी अगर खेत में देखो पूरे साल पानी मिलता रहे तो किसान सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 या 3 फसलें भी एक साथ वो उगा सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, नई भूमि का विकास और कृषि विस्तार। देखो सिंचाई की वजह से ऐसी भूमि पर भी खेती पॉसिबल हुई जहां पहले खेती होती ही नहीं थी, ऐसी भूमि पर भी पॉसिबल हो पाई। हुआ क्या, नई भूमि तैयार हुई, खेती का जो क्षेत्र था वो बढ़ा और ज्यादा किसानों को खेती करने की अपॉर्चुनिटी अब मिली। इससे हुआ ये, खेती का जो एक्सपेंशन था वो और ज्यादा तेजी से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है स्थानीय समुदाय, मंदिर और शासकों का रोल। देखो हम्म, सिंचाई के जो साधन थे वो सिर्फ राजा ही नहीं बनवाते थे, इनमें और जनों का भी कंट्रीब्यूशन होता था। किस किस का, जो लोकल कम्युनिटीज थी उनका, मंदिरों का और शासकों का, ये भी सिंचाई के साधन बनवाते थे। ठीक है, इससे हुआ क्या, सिंचाई व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो गई और ज्यादा टिकाऊ बन गई। ठीक है, देखिए सिंचाई सिर्फ राजा महाराजाओं की जिम्मेदारी नहीं थी उस समय पर, समाज के जो अलग अलग वर्ग थे ये भी इसमें कंट्रीब्यूट किया करते थे। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादन और राज्य के राजस्व में वृद्धि। देखो जब सिंचाई बढ़ी तो सिंचाई से क्या हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ गया और इसका जो बेनिफिट था वो किसको मिला, किसानों को। तो देखो ज्यादा उपज मिली, ठीक है, ज्यादा उपज उसको मिली किसान को, और राज्य को भी टैक्स के रूप में ज्यादा रेवेन्यू अब मिलने लगा। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, किसान को भी फायदा हो रहा है और राज्य को भी फायदा हो रहा है। इससे हुआ क्या, जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हुई। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, क्षेत्रीय विविधता। देखो पूरे भारत में सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो सेम नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए उत्तर भारत में कुओं का ज्यादा यूज होता था और दक्षिण भारत में तालाब और जो जलाशय थे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे। मतलब कि हर क्षेत्र ने अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिंचाई तकनीकों को डेवलप किया था। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो प्रारंभिक मध्यकाल में सिंचाई तकनीकों ने कृषि उत्पादन प्रक्रिया को गहराई से अफेक्ट किया। इनकी वजह से खेती ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्टिव बनी, बहुफसली खेती को बढ़ावा मिला, नई भूमि खेती लायक बनी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो राज्य की इनकम थी इन दोनों ही चीजों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से इतिहासकार सिंचाई तकनीकों को प्रारंभिक मध्यकालीन कृषि विकास का बेस मानते हैं। तो यहाँ पर आपका MHI 105 का पार्ट 1 हो जाता है कंप्लीट और आधे क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आधों को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। बट फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और इसके पार्ट 2 के लिए वरदान IAS को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।